नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह सियोरान। और उनकी याद हमें जब भी चुनाव आयोग से संबंधित या चुनावी प्रक्रिया से संबंधित कोई भी मसला होता है तो रविंद्र भाई की याद आ जाती है, क्योंकि दशकों से चुनाव आयोग के काम को बहुत करीब से देख रहे हैं। रविंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर एक बार फिर आपका। रविंद्र भाई। रविंद्र भाई, हैंग हो गया आपका? क्या? हेलो। हाँ हाँ, हाँ। आपका ऑडियो रुक गया था भाई साहब। हाँ, वो हैंग हो गया था, आपका वीडियो ही हैंग हो गया था। अच्छा, मेरी तरफ से गड़बड़ है क्या? अब ये नहीं समझ में आया, था इंटरनेट की तरफ से। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ। हाँ। एकदम हो सकता है मेरी तरफ से एकदम रुक गया था ऑडियो आपका। पहले तो आ रहा हाँ था। नमस्कार तो आपने क्या इंट्रोडक्शन करवाया, वहां तक तो ठीक था, उसके बाद हाँ, वहीं एकदम से रुक गया। आगे शुरू कर रहा हूँ पहले सवाल से। रविंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर एक बार फिर आपका। आपसे थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही जानना चाहूंगा रविंद्र भाई, बिहार में एसआईआर पर बहुत हल्ला मचा और अब तो चुनाव आयोग ने पूरे देश के लिए ऐलान कर दिया है, तो किस तरीके से इस घोषणा को देखते हैं आप? और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत भाई, आपने बुलाया और अपने इस पॉपुलर चैनल पे बहुत शानदार काम आप कर रहे हैं। हैदर भाई सब लोग मिलके एक नई दिशा दे रहे हैं पूरी पत्रकारिता को। और बहुत मेहनत का काम है, मैं देखता हूँ ज़मीन पर आप लोग लगातार लगे रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी से लोगों को रूबरू कराते हैं। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जो काम करना चाहिए, उसके एब्सेंस में आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। इसके लिए मेरी तरफ से बधाई और स्वीकार कीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपने शुक्रिया। बुलाया उसके लिए बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि एसआईआर पहले तो, और चर्चा ये जो बिहार की थी वो खत्म अभी हुई नहीं है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट में रोज केस चलता है, हम लोग देख रहे हैं, लगातार सुनवाइयां हो रही हैं। और नवंबर के महीने में फिर सुनवाई है, पहले हफ्ते में ही। ऐसी स्थिति में बिहार के निपटे नहीं है, और बाकी 12 स्टेट्स में इन्होंने घोषित कर दिया है। यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अब उसका पैमाना क्या है, उसके बारे में कोई जिक्र उन्होंने किया नहीं कि क्यों किया गया। एक मोटी बात जो समझ आती है विक्रांत भाई, वो ये है कि इस साल जब बिहार का चुनाव खत्म होगा तो हम्म। 26 जो शुरुआत होगी, हाँ 26 के पहले समझिए अप्रैल तक, वैसे हाँ। तो मई तक है, मई तक 5 प्रदेशों के चुनाव होने हैं, वो भी हम्म। समझ आती है। उन 5 स्टेट्स में से एक आसाम है जिसमें करा नहीं रहे हैं। हाँ अब उसके बाद जब 27 होगा, 25 में उसके बाद इलेक्शन नहीं है मई हाँ। के बाद, जब 26 शुरू होगा तो 26 में फिर 5 स्टेट्स के इलेक्शन है शुरुआत में ही। हम्म। पहले जो 3 महीने में ही शुरू हो जाएगा चुनाव, वो है बड़े स्टेट्स, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। हम्म। ये बड़े बड़े ये स्टेट्स हैं जिनमें चुनाव होने वाला है। उसके बाद जब ये चुनाव खत्म होगा मई तक, तो ये खत्म होते ही 27 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव है। और उसके खत्म होते ही तुरंत हो जाएगा गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव। अब ये बैक टू बैक इलेक्शन है, 2027 तक हम लोग कम से कम भी 13-14 इलेक्शंस देखेंगे, अगले 2027 तक बिल्कुल। ऐसे में इन्होंने हिमाचल प्रदेश का भी नाम उसमें ऐड नहीं किया है। जी। ये जो एसआईआर करवाई जा रही है उसमें हिमाचल भी नहीं है, और उसमें आसाम भी नहीं है। हम्म। तो ये एक चर्चा का विषय जरूर बन रहा है कि जैसे राजस्थान को इंक्लूड किया है, उसका क्या रीजन है, राजस्थान को क्यों ले लिया, छत्तीसगढ़ का क्यों ले लिया, उनके इलेक्शंस तो दूर हैं अभी, उसके पहले दूसरे स्टेट्स के इलेक्शंस हैं। वहां पर जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एसआईआर हो, लेकिन वहां का इन्होंने नहीं लिया है। तो इसका बेस तो इलेक्शन कमीशन से बार बार सवाल पूछने पर भी समझ नहीं आता है। लेकिन जो चुनाव की एसआईआर की जो प्रक्रिया है जिसका पालन इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उससे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं, जवाब तो उससे मिलते हैं नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह काम कर रहा है विक्रांत भाई, वो काम कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिले, या एनडीए की गठबंधन की कहीं सरकारें हैं या सरकारें आ सकती हैं तो उनको किसी तरीके से बेनिफिट मिले, वैसे लगातार आरोप विपक्ष लगाता रहा है। और उसके बाद जब सवाल किए जाते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर पत्रकार वार्ता में, तो उनका जवाब ज्ञानेश कुमार नहीं देकर बचते हुए नजर आते हैं। हम्म। तो वो शक थोड़ा गहरा जाता है कि हम्म। भाई क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। और एक के बाद एक लगातार, चाहे वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हाल में जो आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके अलावा भी चाहे कितने ही रिपोर्ट्स आई हो मीडिया जगत की, उन रिपोर्ट्स पर भी कोई जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है। एसआईटी प्रोब वहां पर कर रही है।
तो ये तमाम चीजें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि काम काज की जो उनका तरीका है वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाला है। और अब एसआईआर जो है, एसआईआर तो अपने आप में एक बड़ी अलग प्रक्रिया हो गई है कि पहली बार शायद एसआईआर हो रहा है जब कोई वोट जुड़ा ही नहीं है। हम्म। वोट घट रहे हैं, घट जिन लोगों के वोट घट रहे हैं, जिन लोगों के वोट काट दिए गए हैं, उन लोगों के पास अपील करने का अधिकार नहीं है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसका वोट कट गया उसका वोट जुड़ेगा कैसे? उसका जुड़ेगा ठीक उसी तरीके से जैसे किसी 18 साल के लड़के का लड़की का जुड़ता है जो पहली बार वोट डालने जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो विसंगतियां हैं, इनको दूर करने की जरूरत है, वो नहीं की गई है। आधार कार्ड का एक बड़ा मसला है। आधार कार्ड हाँ। पर इस बार फिर से वही स्थिति है। अकेला इंडिपेंडेंट आधार कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। एपिक आईडी को तैयार नहीं है। राशन कार्ड को तैयार नहीं है, जो कि लगभग हर हिंदुस्तानी के पास हैं। उन कार्ड्स को तैयार नहीं है। बाकी जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है वही फिर से लिस्ट दी गई है। उसमें यह है कि थोड़े से लोग कम कर दिए गए हैं। हम्म। पहले जो थे कि हर व्यक्ति को देनी पड़ेगी, अब वो घट गई है संख्या। हम्म। अब ये जो अब एसआईआर होगा उसमें घट गई है। लेकिन इसके साथ साथ अब पॉलिटिकल मसला जो है वो भी इस पर होगा। तो आप जब आगे सवाल करेंगे तो उस पर अपन चलेंगे। ये रविंद्र भाई, ये जानना चाहता हूँ कि आधार फिर है किस काम का? आपको ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत देर से अपने बच्चे का और अपना आधार कार्ड बनवाया था, और उसको स्कूल में एडमिशन करवाने में और बाकी चीजों में बड़ी दिक्कत आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि आधार आपके पास नहीं होगा तो आपका जीवन में कोई काम नहीं हो पाएगा। क्या आप ये समझा सकते हैं कि आज आधार किस काम का बचा है, सिर्फ उसको पैन से लिंक करने के अलावा? ये तो आपने एडमिशन वाली तो बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। मैं तो छोटी सी बताता हूँ कि आपको दवाई नहीं लग रही थी बिना वो हाँ। कोविड वाली। हाँ। कोविड वाली जो दवाई जिससे इंसान जिंदा जिंदा हो सकता है, हाँ। मर सकता है, वो हाँ। उसकी जीवनदायिनी दवाई थी उस वक्त पे जो हाँ। वैक्सीन लग रही थी। वो भी नहीं लग रही थी अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो, आधार कार्ड नहीं है तो ये बात देखिए, इसमें एक दो बातें हैं विक्रांत भाई की। एक तो ये तो बात सही है कि भाई आधार जो है उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मान सकते या नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। वो हाँ। तो आधार के बिल में ही लिखा हुआ है। हाँ। तो जब आधार का बिल आया था उसमें लिखी हुई थी ये बात हाँ। कि भाई ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आइडेंटिफिकेशन क्या किसी बाहरी व्यक्ति को मिलेगी? हम्म। एक बात, जो व्यक्ति जैसे कई लोग होते हैं देश में जो बाहर यहाँ के नागरिक नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर किसी सरकारी काम से या कोई प्राइवेट काम की वजह से रह लेते हैं। हम्म। उनका वीजा एक्सटेंड होता चला जाता है या किसी भी कारण से वो लोग रहते हैं। हम्म। उनको हो सकता है ये सुविधा सरकार देती हो। लेकिन ऐसे अगर व्यक्ति हैं तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हम्म। उनको चिन्हित कर लेना चाहिए। हम्म। और जो ऑफिशियली आते हैं वीजा लेके या ऑफिशियल तरीके से आते हैं, उन लोगों को दूसरी तरह का आधार कार्ड दिया जा सकता है। बाकी हिंदुस्तान के नागरिकों को दूसरा दिया जाए। फॉरेनर्स अगर हैं तो उनको दूसरा दिया जाए, पहचान पत्र है। ये बात तो उस आधार कार्ड में ही लिखी है कि पहचान पहचान पत्र भर है। नागरिकता के लिए जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं वो होंगे। लेकिन जैसे पहचान के लिए आधार कार्ड है, वैसे नागरिकता के लिए हमको कोई कार्ड तो मिलता नहीं है। कोई। भाई पासपोर्ट जो मिलता है वो तो विदेश जाने के लिए मिलता है ना। वो तो बाहर जाने के लिए मिलता है कि आप अगर विदेश जा रहे हो तो आप पासपोर्ट बनवा लो। देश में 9 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है खाली। आज हमारे 140 करोड़ में से, 150 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों के पास हाँ, है। बिल्कुल। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई ऐसा एक स्पेसिफिक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट नहीं है जो कहा जाए कि नागरिकता को प्रूव करता है कि हम्म। भाई ये कागज अगर आपके पास है तो आप भारत के नागरिक हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं हम्म। है। ऐसे में आधार कार्ड जो है वो आधार एक पहचान के पत्र के तौर पर जब यूपीए की सरकार आई थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब लेकिन सवाल यह है कि जब हर चीज को आधार से जोड़ा जा रहा है, हम्म। जब आधार आप दे रहे हैं तो कम से कम आधार देने के लिए भी तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं ना। आधार तो ऐसे नहीं बन जाता कि कोई भी चला गया और अपना रेटिना दे दिया और फिंगरप्रिंट्स देने से बन जाएगा। उसके लिए भी तो कुछ कागजात की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना उसी समय कागजात जब आप ले रहे हैं तब उस व्यक्ति की नागरिकता को एस्टेब्लिश कर लें और तब आधार दिया जाए। आधार अकेला इंडिपेंडेंट चाहे ना हो दस्तावेज, लेकिन आधार प्राप्त करने के लिए तो हिंदुस्तान का नागरिक की नियम बनाया जा सकता था ना। लेकिन वो भी नहीं बनाया गया। तो अब तो स्थिति यह है कि जो सबसे ज्यादा जिस पर सरकार ने खर्चा किया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आधार, अब वो केवल पहचान पत्र के तौर पर है। एपिक कार्ड तो इलेक्शन कमीशन खुद देता है, उसको भी नहीं मानने को तैयार है। राशन कार्ड जो है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो जो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उन डॉक्यूमेंट्स को चुनाव आयोग नहीं मान रहा और यहीं पर गड़बड़ है। अगर इनको भी एक्सेप्ट करे
चाहे इनको एक्सेप्ट करे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने तो कहा दिया था कि 11 डॉक्यूमेंट्स प्लस एक 12 डॉक्यूमेंट्स, इनमें हाँ। से कोई एक दिखा दो। लेकिन इन्होंने उसमें भी खेल किया बिहार में। इन्होंने कहा कि ये आधार कार्ड तो देखेंगे, पर आधार कार्ड के साथ इन 11 में से भी एक दिखाओ, इनमें से एक होना चाहिए। तो वो जो प्रोसेस था, मुझे लगता है ये फिर से चैलेंज होगा, फिर से सुप्रीम कोर्ट हम लोग कवरेज करने के लिए जाएंगे, हम्म। और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। इसमें जो स्टेलिन है, तमिलनाडु के सीएम, हाँ। और ममता बनर्जी, उन्होंने तो पहले ही इशारा दे दिया है कि वो लोग तो इसको चैलेंज करेंगे। हाँ, बल्कि स्टालिन ममता ने तो ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है इस पे चर्चा करने के लिए। हम्म। चर्चा करने के लिए। और देखिए, बिल्कुल एक टारगेटेड जैसा लगता है जो काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि भाई एक स्पेसिफिक लोग हैं कुछ, उनको टारगेट किया जाता है। चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के हों, या किसी जाति के ऐसे लोग हों जिनका ज्यादा झुकाव किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, उन लोगों के नाम काटे जाएंगे, इस तरह के डर लोगों में व्याप्त है। और उस डर को चुनाव आयोग खत्म करने के लिए अभी कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन ना तो पॉलिटिकल पार्टी से वैसे बात कर रहा है, ना वो ट्रांसपेरेंसी बरत रहा है, और ना ही सवालों के जवाब दे रहा है, जिससे ये समस्या जो है बढ़ती चली जा रही है, विक्रांत भाई। रविंद्र भाई, एक भी घुसपैठिए को वोट नहीं देने देंगे, कोई घुसपैठिया यहाँ नहीं रहेगा, बहुत गूंजे थे नारे जब एसआईआर बिहार में आया था उस समय। अब घुसपैठिए का मुद्दा तो सब भूल गए, कोई बता ही नहीं पा रहा कि कितने बड़ी संख्या पकड़ी गई। और असम को लेकर के मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि सबसे ज्यादा तो वहीं पे शोर मचाया जा रहा था ना कि घुसपैठिए आ गए और एनआरसी का हवाला दिया गया। लेकिन एनआरसी में भी जो आखिरी फाइनल रिपोर्ट आई थी, उसमें ये पता चला था 2019 में कि केवल 7 लाख मुस्लिम है और करीब करीब 12 लाख नॉन मुस्लिम है। तो क्या, और उसके बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो क्या ये तो सब उसमें भी। हाँ। तो उसमें आपने बताया ना, उसमें नॉन मुस्लिम ज्यादा मिल गए। हाँ। और टारगेटेड तो वो लोग तो थे ही नहीं, टारगेट तो किसी और पे थे। अब वहां पर तो ये भी खबर आ गई थी कि फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे, उनके हाँ। परिवार के सदस्य भी आए। हाँ। तो वो खबरें नहीं, क्योंकि देखिए, आसाम का जो मामला है विक्रांत भाई, आसाम में मामला ये 71 से चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। बंगाल और आसाम को अगर हम लोग एक साथ देखें ना, क्योंकि हाँ। आसाम में भी काफी लोग हैं जो बंगाली भाषा बोलते हैं। हाँ। बंगाल का डिवीजन का सब जो मामला चल रहा है, वो तो 1905 से चल रहा है। हाँ। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन थे यहाँ पर वायसराय, तो उस टाइम पे बंगाल का विभाजन पहली बार हुआ, बंग भंग की जो बातें हुई। उसके बाद 1947 में बंगाल अलग हुआ, आधा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। और फिर 1971 में जो है बांग्लादेश फिर से टूट गया, हम्म। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। तो 2-3 दफा जब ये डिवीजन हुआ है, तो उसमें जो लोग इधर से उधर हुए हैं, हाँ। उन सब का एक कॉम्प्रिहेंसिवली सरकारों को देखना पड़ेगा कि कितने लोग जो हैं वो यहां से वहां माइग्रेट हुए, एक बात। दूसरा, आजा 71 से लेकर आज तक हम्म। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि भाई बांग्लादेश की घुसपैठिए या बांग्लादेश के लोग जो हैं वो आसाम में आ गए हैं, और उनकी संख्या बड़ी भारी है। हो सकता है ये बात सही हो, लोकल लोग भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। हम्म। जो लोकल लोग हैं वो ये बात तो कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग घुस गए हैं, और वो लोग अब धीरे 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 हम लोगों को हमारे जो छोटे काम करने, ज्यादा बड़े काम में वो नहीं है, हम्म। लेकिन मजदूरी में या रोजमर्रा के काम जो हैं उनमें वो लोगों का दखल हम लोगों को दिख रहा है। हम्म। लेकिन उनको भेजने के लिए पिछली सरकारें भी कामयाब नहीं हुई, ये सरकार बुरी तरीके से फेल है। इस बात का हमको पता लगता है विक्रांत भाई, जब भी सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो गृह मंत्रालय से कोई ना कोई सांसद इस पर जरूर सवाल पूछता है। हाँ। इस पर कोई ना कोई एक आध बार सवाल राज्यसभा में, लोकसभा में, हर सत्र में एक सवाल इस पर लिखित तौर पर आता है। उसमें हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि भाई सरकारें ये काम कर पाने में कामयाब क्यों नहीं हुई। इसका एक तो ये तरीका है कि सरकार जो जिस तरह से डिपोर्ट किया जाता है वैसे करे। दूसरा तरीका जो है वो ये भी होता है कई बार, हम्म। कि अगर कोई बांग्लादेशी यहां पर पकड़ा जाता है, तो उसको बगैर कंट्रीज, दोनों कंट्रीज को इन्वॉल्व किए, जैसे वो घुसता है वैसे ही उसको बाहर भी फेंक दिया जाता है, एक ये भी तरीका है। लेकिन सरकार के पास तो दोनों स्थितियों में जानकारी इस बात की होगी कि कितने लोग थे ऐसे, हाँ। कितने लोग आए। वो जानकारी सार्वजनिक नहीं करना जो है ना, वो सवाल खड़े करता है कि भाई सरकार की मंशा आखिर है क्या, सरकार क्यों इस मामले पर क्लीन नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इस मुद्दे का लाभ किसको मिला ये देखिए।
घुसपैठियों का जो मुद्दा है, इस मुद्दे का लाभ किस पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है? कोई बड़ा सवाल नहीं, सबको हाँ, पता है। सबको पता सबको पता है। है। हाँ, सबको पता है किस पार्टी को हाँ, इसका बेनिफिट मिलता है। तो वो पार्टी अब या तो ये चाहती है कि ये मुद्दा बना रहे, खत्म ना हाँ, हो, हाँ, और अगर खत्म नहीं होगा तो उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस बात का उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश करी। दिल्ली के चुनाव में भी हम और आप दोनों कई बार हाँ, पैनल में एक साथ थे। जी। वहां भी यही मुद्दा था, घुसपैठिया घुसपैठिया। उसके बाद ये मुद्दा खत्म हो गया। आज तक हमको नहीं पता कोई घुसपैठिया निकला कि नहीं निकला। केजरीवाल भी ये सवाल उठाते थे कि भैया यहाँ घुसपैठिया अगर दिल्ली पहुंच गया तो पहुंचा कैसे? जहाज से तो आया नहीं। भाई हवाई जहाज से तो आ हाँ, नहीं सकता, और पासपोर्ट तो सीमा होगा के नहीं बीच उसके में पास। 4-5 राज्य आते हैं। कई प्रदेश आ गए तो कैसे पहुंच गए यहाँ तक वो? तो एक तो ये मामला है। फिर इन्होंने यही मुद्दा उठाया झारखंड में। हम्म। झारखंड में फेल हो गया, नहीं चला मुद्दा। अब ये मुद्दा बंगाल में और आसाम में, अभी गुड़गांव में भी हमने देखा था कैसे तो उनकी जो कॉलोनीज हैं बंगाली भाषियों की, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी। वैसा ही मुद्दा अभी अब आसाम और बंगाल में। आसाम में अब किस मुंह से कह रहे हैं बीजेपी के लोग, समझ नहीं आता। भाई सरकार भी है आपकी, 10 साल हो गए अब तो। 5 साल भी नहीं, अब तो 10 साल हो गए। 10 साल में एक व्यक्ति को आप ढूंढ नहीं पाए। फिर बंगाल जो है, बंगाल पर आप वापस आकर एक ही बात है। देखिए, इससे एक जाहिर होता है कि सरकारें जब उनके पास गिनवाने के लिए अचीवमेंट्स नहीं होती हैं और केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एक तंत्र बच जाता है चुनाव जीतने का या चुनाव में वोट हासिल करने का, तब जाहिर है उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो इन्हीं मुद्दों पर घूम फिर के लेके आएंगे लोगों को, जो है वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे और अपना वोट का जो काम है वो साधेंगे। वही यहाँ पर भी होता दिख रहा है कि चुनाव आयोग भी वही बात कह रहा है, फिर बीजेपी के लोग भी वही बात कहते हैं। लेकिन आखिर में इलेक्शन कमीशन भी कहता है हमको तो कोई मिला नहीं घुसपैठिया, ना कोई रोहिंग्या मिला, ना कोई हमको बांग्लादेशी मिला। हाँ, और वही स्थिति यहाँ पर है कि बीजेपी भी कहती है कि हम लोगों के पास कितना नंबर है ये हमको नहीं पता, पर पता नहीं कितने सारे घुस गए कि डेमोग्राफी बदल गई है। तो ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश होती है हर चुनाव में। धीरे धीरे मुझे लगता है लोग समझ ही रहे हैं इस बात को भी कि भैया ये तो पॉलिटिकल है। लेकिन ये इशू है, इस इशू को खत्म करने के लिए बीजेपी कोई कोशिश कर रही हो ऐसा दिखता नहीं है। नहीं, बीजेपी तो करना भी नहीं चाहेगी रविंद्र भाई। और ये रविंद्र भाई देखिए, विपक्षी राजनीतिक दल तो इस पर लगातार कल से सवाल उठा ही रहे हैं। योगेंद्र यादव जिन्होंने इस मसले पर काफी क्लैरिटी के साथ कई सवाल उठाए और इस मुद्दे को गंभीरता से उन्होंने पूरी तरीके से सामने रखा, सुप्रीम कोर्ट भी वो गए। वो ये कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर एक तुगलकी फरमान निकाला सीईसी ने, और अब देश भर में तिगड़म लगाने की जुगाड़ में सीईसी है। तो किस तरीके से उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसको देखा जाए। उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं। और सवाल देखिए, सवाल वही है कि बिहार में आप अगर सक्सेसफुली कर पाए इस काम को तो वो शुद्धि दिखती क्यों नहीं है? हम्म। अगर इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस है, और तो इतने, आज इलेक्शन खत्म होने वाला है, हम्म। 11 तारीख को वोटिंग है, 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है, और अभी तक फाइनल लिस्ट तो आई नहीं ना। हम्म। फाइनल लिस्ट तो अभी आएगी। तो जब नवंबर में जब इसका तारीख है, उसके पहले ये लोग फाइनल लिस्ट रिलीज करेंगे। अब सवाल ये उठेगा कि फाइनल लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं है तो उनके पास तो समय ही नहीं है। हाँ, वो लोग क्या करेंगे अब? कितने ही लोग ऐसे होंगे विक्रांत भाई, बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर लोग माइग्रेशन बड़े भारी है। हाँ, और हम लोग आज भी देखते हैं, मैं तो हरियाणा पंजाब में घूमता हूँ, हाँ, यहाँ पर अभी काम चल रहा है खेतों में, हाँ, धान की कटाई हो रही है। कई जगह हो गई, कई जगह हो रही है। तो वहां पर बिहार के काफी मजदूर काम कर रहे हैं। अब वो लोग वोट चेक करने के लिए तो जाएंगे नहीं कम से कम। बिल्कुल। भाई जो छठ छठ पे नहीं गया तो अब वो क्या ही जाएगा, अब तो हम्म, अगले साल ही जाएगा। ऐसा ही होता है आमतौर पे। तो बिल्कुल। वो लोग अब वहीं रहेंगे। वो अब उनका वोट है कि नहीं है उनको क्या ही पता होगा, कितने सारे, एक बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। तो अब वो, जिनका वोट कटेगा वो लोग भी ना कोई अपील कर पाएंगे, जिनका वोट नहीं कटेगा उनको अगर किस्मत अच्छी है तो वोट डाल देंगे वो। लेकिन ये जो है क्लैरिटी की बजाय उलझता हुआ मामला दिख रहा है। और चुनाव आयोग को इस पर क्लैरिटी पहले लेके आता तो शायद लोगों का भरोसा कायम होता, लेकिन वो नहीं किया। योगेंद्र यादव ने जो तमाम सवाल पूछे थे, चाहे मीडिया में पूछे हों चाहे कोर्ट में पूछे, हम्म। उनके तो कोई जवाब नहीं है। प्रशांत भूषण ने भी ये बात कही थी कि भाई अगर आप चाहें तो हम आपके सामने 100-200 लोग पेश कर देंगे हाँ, जिन लोगों बिल्कुल। के वोट कटे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे सामने तो कोई अपील ही नहीं आई। अपील आएगी कैसे? एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं अपील को। अपील जो लोकल लेवल पे दी जाती है उसको वहीं रिजेक्ट कर देते हैं। तो अपील कहाँ से आपके सामने आएगी? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो गुमराह करने वाली हैं। और योगेंद्र यादव ने एक के बाद सारे बढ़िया सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सवाल तो खड़े कर रहे हैं, जवाब कौन देगा? जवाब तो नहीं है ना। जवाब चुनाव आयोग तो देता नहीं। अब जो आपने भी देखा कैसे हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर सवालों को
रिजेक्ट कर देते हैं ज्ञानेश कुमार। और सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी आधार कार्ड को नहीं माना गया। अब बात ये कोर्ट ने जो आदेश दिया था मूल रूप से तो बिहार चुनाव के लिए दिया था। अब ये जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें नई पिटीशन लोग डालेंगे। कभी बंगाल की तरफ से कोई पिटिशनर जाएगा, कोई तमिलनाडु की तरफ से पिटिशनर जाएगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है नया आदेश जारी करेगा। तो फिर क्या पुराने वाला जो आदेश उन्होंने आधार कार्ड को लेकर दिया था वो चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, या अब नया आधार कार्ड, नया कोई पिटीशन आएगी उसमें नया आदेश आएगा। अब ये फिर से पेंडोराज बॉक्स खुलने वाली बात है। तो चुनाव आयोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को भ्रामक स्थिति में डाल रहा है, और लोगों को बहकाने की ज्यादा कोशिश कर रहा है, क्लियरिटी देने की बजाय। जी। और बल्कि कई जगह तो देखिए एसआईआर की वजह से अब केरला में तो चर्चा आपने सुना ही था कि केरला में तो अब वो नहीं हो पाएगा, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी, हम्म। लोकल इलेक्शन होने थे, अब वो भी टल जाएंगे इस वजह से, क्योंकि एसआईआर होगा तो कैसे होगा, एसआईआर की जो नई सूची आएगी तभी तो होगा। और केरला में इलेक्शन आने वाला है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचे, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उनका खंडन ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा है चुनाव आयोग। करना भी नहीं चाह रहा, ये भी सवाल है कि वो कर नहीं पा रहा है या करना नहीं चाह रहा। खैर रविंद्र भाई, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तमाम बादल छटेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अगर संदेह के बादल उठेंगे तो लोकतंत्र के लिए तो ये अच्छा नहीं है। खैर, आप हमारे बिल्कुल साथ बिल्कुल। जुड़े रविंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने थैंक यू सर, समय थैंक दिया। यू, थैंक यू।